हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। आज उसी फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि लेंस ऐसे मीडियम में रखा हो जिसके दोनों तरफ का मीडियम समान हो। फिर देखेंगे कि लेंस के एक तरफ का मीडियम अलग और दूसरी तरफ का मीडियम अलग है, तब लेंस का मेकर फार्मूला क्या होता है। और फिर लेंस के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमको इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। n-1 1/r1 1/r2। अगर एक मीडियम जो है एयर हो, दूसरा कांच हो, तो ये या इसी को हम लोग Ng/Nv भी कहते हैं। और फिर हम लोग इस फार्मूले को ही डिराइव करेंगे, जिसको लेंस फार्मूला कहते हैं। यह लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कि यहाँ पे ये जो कांच होता है उसका तो ये कांस्टेंट होता है। तो अगर हम किसी कांच से जिसका ये कांस्टेंट हो, अगर हम उसकी लेंस बनाएं तो उसका R1 R2 हम सेट करके इसकी फोकस दूरी निश्चित कर सकते हैं। मतलब उसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 को हम एडजस्ट करके एक निश्चित फोकस दूरी का हम लोग लेंस बना सकते हैं। इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। इसको लेंस बनाने का फार्मूला जो इसको R1 R2 पे निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला और लेंस के सूत्र, इसे लेंस का सूत्र कहा जाता है और लेंस मेकर फार्मूला, इन्हीं चीज दोनों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक, फिर देखते हैं आगे लेंस की क्षमता और लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल हैं और देखेंगे हम लोग कि ये इस लेंस की जो फोकस दूरी है अपवर्तनांक पे किस प्रकार निर्भर कर रही है और वक्रता त्रिज्या पे किस प्रकार निर्भर कर रही है। ठीक है ना। तो लेंस से अपवर्तन की क्रिया को हम लोग से एक लेंस का मेकर फार्मूला जिसको कहते हैं उसका डेरिवेशन करेंगे और लेंस के फार्मूला जैसा कि जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी हेडिंग के पहले ये रहेंगे, जितने भी इसके आगे जितने भी डेरिवेशन हैं सब वैलिड हैं वनली फॉर केवल पतले लेंस के लिए। मतलब बहुत पतला लेंस हो गया, इस तरह से बहुत पतला लेंस, मतलब एक लकीर के रूप में अगर हम देखा जाए तो इतने पतले लेंस के लिए सारे फार्मूले वैलिड हैं। अन्यथा वो डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पतले लेंस को मान करके इसका डेरिवेशन करेंगे और सारे डेरिवेशन क्या होंगे, पतले लेंस के लिए वैलिड होंगे। इसके पहले पीछे आपने देखा था कि दर्पण में सारे फार्मूले वैलिड थे छोटे व्यास के दर्पण के लिए, ऐसे रेस के लिए जो पैराक्सियल हो, जो कि मुख्य अक्ष के पास से होकर जाती हो। और इसमें सारे फार्मूले वैलिड होंगे अगर वो लेंस क्या हो, पतला हो। पतला लेंस पहले हम हेडिंग है हमारा पतला लेंस किसे कहते हैं ना, थिन लेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थिन लेंस। ठीक, तो देखिए पतला लेंस क्या है, मतलब लेंस की अगर मोटाई जो है लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या में, यानी कि जो लेंस की ये मोटाई है, मोटाई मतलब ये इनके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में अगर नगण्य, मतलब इसकी तुलना में इन दोनों की ये नगण्य हो तो उसे पतला लेंस कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी हो और ये बहुत छोटी हो, यानी इनकी त्रिज्याओं की तुलना में इनकी मोटाई अगर नगण्य है तो इसे पतला लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पतला लेंस। इसी बात को लिख लेते हैं। यदि लेंस की मोटाई यदि लेंस की मोटाई लेंस के वक्र पृष्ठों की लेंस के वक्र पृष्ठों के वक्रता
त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो तो उसे पतला लेंस कहते हैं। ठीक है। अब पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, हेडिंग है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पहली कंडीशन है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। पहली कंडीशन है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम का एक ही हो, मतलब समान हो। ठीक है। चलिए, यानी कि दोनों ओर का माध्यम एक ही हो तो उसे हम जो है एयर ले लेते हैं, और कांच है, एयर का जो अपवर्तनांक होगा उसे हम लोग Ng, और जो कांच का जो एयर का होगा Na ले लेंगे, और जो कांच का होगा, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा उसे हम लोग Ng ले लेंगे। ठीक है, Na और Ng ले लेंगे। ठीक, या आप इसको N1 N2 मान सकते हैं। चलिए, सबसे अच्छा NaNg है। ठीक, तो मतलब वो एयर में रखा है, लेंस के दोनों तरफ का अपवर्तनांक क्या है, समान है। तो जैसे देखिए, ये पतला लेंस हमने बनाया, हालांकि हमें थोड़ा सा जूम दिखाना पड़ेगा करके, यानी मोटा, ताकि हम चीजों को क्लियर करने के लिए मोटा बनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका एक वक्रता केंद्र होगा जिसको हम O दिखा सकते हैं, या हमने अब तक O ही बताया है, या वक्रता प्रकाशिक केंद्र को C से दिखाया जाता है। तो वक्रता केंद्र हमने शायद O से दिखाया था वीडियो में पहले, तो आप C से भी दिखा सकते हैं, O से, दोनों है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ वस्तु को क्या दिखाएंगे, O से, और प्रकाशिक केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या C1 C2 से। ठीक है, मतलब ये दोनों यूज किया जाता है, ये भी प्रकाशिक केंद्र के लिए O भी यूज कर सकते हैं, C भी यूज कर सकते हैं। ये बस याद रहना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र हमने यहाँ पे C ले रखा, क्योंकि O को हम वस्तु के रूप में लेंगे। ठीक है, बिंदुवत वस्तु लेंगे O पे। तो इसका हम ले रहे हैं प्रकाशिक केंद्र, मतलब C है, और यहाँ इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र एक यहाँ होगा, और एक बस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ होगा। दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली जो रेखा है वो मुख अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख अक्ष। आप वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र C से भी डिनोट कर सकते हैं, O से भी कर सकते हैं। वहां पे C1 C2 क्या है? प्रकाशिक केंद्र जो पहला होता है, पृष्ठ जिस पे प्रकाश किरण पहले आपतित होती, बायां, उसको प्रथम पृष्ठ, इधर वाला द्वितीय है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या को R1 से और दूसरे वाले को R2 से दिखाते हैं। ठीक है ना, यानी बाएं वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 से और दाएं वाली वक्रता त्रिज्या को R2 से दिखाते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इसको जो है आप C1 C2 लिख सकते हैं, जरूरी भी नहीं। देखिए, कोई वक्राकार चीज है और उस पर कोई चीज लंब है, जैसे ये है वक्र है और इस पर कोई चीज लंब है, तो लंब है तो निश्चित रूप से वो उसके सेंटर से पास होगी। जैसे कोई चीज इस पे लंब है तो निश्चित रूप से वो इसके सेंटर से पास होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, एक बिंदुवत वस्तु होगा, लेंस के अक्ष पे रखा हुआ है। बिंदुवत वस्तु O है, मान लें यहाँ पे हमने O ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वस्तु O ले लिया, और यहाँ से ये प्रकाश किरण चली।
ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर आएगी, यानी एयर है, यहाँ का अपवर्तनांक हम Na ले लेते हैं या N1, और इसका हम ले लेते हैं Ng, या इसको N2 कह सकते हैं, N1 और N2 आप ये भी मान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो रे इस पे जाएगी वक्रता केंद्र से, इस पे लंब होगी, तो लंब खींचेंगे तो अंदर जाएगी, तो वो लंब की तरफ झुक जाएगी, है ना। जैसे इस पे यहाँ से लंब आएगा, सपोज करिए जैसे ये है, तो रेस यहाँ पे पड़ेगी तो क्या है, नहीं सर, ये लंब की तरह बनाना चाहिए यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब यहाँ है कि ये जैसे कांच ये है, ये वक्रता केंद्र है C2 और यहाँ पे C1। तो जैसे ये वाली चीज रे इससे पास होगी तो ये तो इसके सेंटर से जाएगी। अब हमने बिंदुवत वस्तु वहां ले रखा है तो वहां से रेज आएगी, है ना। सॉरी, इसके लिए थोड़ी लंब होगा, लंब तो यहाँ से जाएगा, इसके लिए हम भी उल्टा ही बना रहे हैं। इसका लंब काम करेगा ना, पहले वक्र पृष्ठ पे लंब तो ये होगा, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, इसीलिए तो बन नहीं रहा था, सॉरी। हमें उसे फिगर में दिखाना नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए ये इस पे लंब होगा ना, यहाँ से वक्रता केंद्र से जो भी रे जाएगी तो पृष्ठ पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे ये अंदर आएगी अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी, है ना। अभिलंब की ओर झुक करके इधर आएगी, जाएगी, मेन रास्ता तो इसका इधर है, लेकिन झुक जाएगी इधर। अगर ये पृष्ठ ना होता, सपोज करिए अगर ये पृष्ठ ना होता, है ना, ये वाला, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में आ करके कहीं यहाँ फिगर बनाती, जिसको हम लोग आई डैश कहेंगे। अगर ये ना होता तो यहाँ निश्चित रूप से इमेज बनता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएगी रेस, जैसे ही बाहर आएगी तो इस पृष्ठ पे लंब यहां से खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब ये n डैश मान लेते हैं, तो देखिए जैसे कि रे जब एयर से बाहर आएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, इससे दूर हटेगी, तो यहाँ पे इसे दूरी बनाते हुए वही रेस यहाँ मुड़ जाएगी रियल में, तो दूसरा पृष्ठ यहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा, ठीक। यानी कि ये कह लिया जाए, इसको लेना जरूरी है, ये वाला इमेज इसलिए लेना जरूरी है जिससे हमारा जो फार्मूला है उसको डिराइव करने में आसानी होगी, ठीक। तो ये पहला पृष्ठ बनाएगा प्रतिबिंब अगर ये पृष्ठ ना होगा, लेकिन अगर ये पृष्ठ है तो ये वाला जो इमेज बन रही है जिसको हम मान ले रहे हैं, वो इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। क्या काम करता है, वस्तु का, ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए जहां भी दो पृष्ठ है, जहां भी दो पृष्ठ स्फेरिकल है, पहले पृष्ठ से बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। जहां भी है तो पहले पृष्ठ से बना हुआ प्रतिबिंब जो है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, वस्तु का काम करता है, और उसका प्रतिबिंब यहाँ बना देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पे वो फिगर है, इस फिगर को थोड़ा सा हम फिर से बना दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ये लंब नहीं दिखाना चाहते, घालमेल हो गया, तो समझाने के लिए था, है ना। अब देखिए पहली रे आई तो इस पहले पृष्ठ का लंब खींचेंगे, जैसे अंदर जाएगी तो विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, थोड़ा सा जाना चाहिए इधर, झुक गई क्या, इधर। और लेकिन जब दूसरे पृष्ठ की तरफ आई तो इसका अभिलंब ये है, तो जैसे बाहर होगी अभिलंब से दूर बन जाती हुई इधर मुड़ जाएगी, ठीक। तो हम ये फिगर फिर से बना देते हैं, सिंपल।
तो देखिए इसमें क्या है कि ये पतला सा लेंस है, वक्रता केंद्र C1 है, C है, एक इसका C2 इधर होगा और यहाँ पे C1 होगा। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बिंदुवत वस्तु यहाँ आई, पहले पृष्ठ से टकराई, तो थोड़ा सा अविलंब से दूर हटेगी तो यहाँ पे आते हुए यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोग आई डैश कहते हैं। और ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का या वस्तु का काम करता है। तो यहाँ पे जब हम अविलंब उसका खींचेंगे तो अविलंब से दूर बनाते हुए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे, जिसका रियल प्रतिबिंब ये होगा आई। ठीक है, तो कैसे बना हमने बताया अभी ना। तो देखिए एक चीज और है कि सारी दूरियां इसमें कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, हमने उसमें बताया था। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी जो है वो u मान लेते हैं। तो देखिए पहले पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब का काम किया, तो ये वाली दूरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से v डैश मान लेते हैं। ठीक, देखिए लेंस इतना पतला है कि ये जो मोटाई है ये एकदम नगण्य के बराबर है। मान के चलिए कि ये दोनों पृष्ठ के बीच की गैपिंग बहुत कम है। तो जो दूरी हम यहाँ से मापेंगे समझ लीजिए यहाँ से ठीक, तो हमें सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। रियल में जो अब ये दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करेगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पे बनाएगा, b दूरी पे बनाएगा। दोनों ओर के मीडियम का अपवर्तनांक जो है वो समान है, जिसको N1 या Na कहिए, एयर कहिए, आप एयर ले सकते हैं कुछ, और मीडियम का अपवर्तनांक जो है कांच का ग्लास का Ng है। ठीक है, देखिए दो रे चाहिए, तो एक रे ये ले लीजिए जो बिना विचलित हुए इधर चली जाएगी, है ना, और एक रे ये है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अक्ष हो गया, ठीक, और हम जो है अब इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलिए हम मिटा देते हैं, बस इसमें कुछ बातें लिख करके हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए फिगर मिटाना नहीं चाहिए था, यहाँ बना देते हैं। बिंदुवत वस्तु जो है यहाँ से आई थी, इसको बनाना नहीं हमने तो बनाया, इस अविलंब से अविलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि अविलंब यहाँ खींचेंगे तो अविलंब की ओर झुकी इधर आई, और अगर ये दृष्ट ना होता तो प्रतिबिंब यहाँ बनता, और ये इसके लिए वस्तु का काम करता, तो इसको मोड़ करके यहाँ बना दिया, जिसको हम आई कहते हैं। यहाँ से इसकी दूरी v, और ये यहाँ से इसकी दूरी v डैश ले रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है, ये अक्ष। ठीक, वो आप बना चुके हैं, इसको बनाना नहीं है। अब हम लिखेंगे कि लेंस है ना, अब लिखेंगे कि पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन उपरोक्त या उपरयुक्त, है ना, जो आप ऊपर बनाए हैं, उपरोक्त किरण आरेख में प्रदर्शित है। उपरोक्त किरण आरेख में क्या है, प्रदर्शित है। आप या तो शब्दों में इसको ले लीजिए कि एक पतला लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C, वक्रता केंद्र C1 C2, बिंदुवत वस्तुओं से चलने वाली रेस पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद अपना प्रतिबिंब आई डैश पे बनाती है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करती है, और अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाती है। लिखेंगे वस्तु का प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u,
और पहले प्रतिबिंब की दूरी v डैश और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v, और इसके दोनों ओर का मीडियम जो है वो समान है और इसका जो है Ng है। ठीक है जी। ठीक, किरण आरेख में प्रदर्शित है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं ना। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक Ng तथा लेंस के दोनों ओर का के माध्यम का अपवर्तनांक Na है, मतलब वो एयर ले लिया है आप, या इसको N1 N2 मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, R1 व R2, बाएं पृष्ठ की, R2 दाएं पृष्ठ। देखिए, जो हमने फार्मूला गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र में डिराइव किया था तो उसमें चिन्ह के साथ चीज रखे थे। अब हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई चीज चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे। लेकिन जो फाइनल हमारा फार्मूला आएगा वो उसमें सारी राशियों को विथ चिन्ह रखना है, विथ चिन्ह रखना है। ठीक है ना। तो ये है। अब हम क्या करेंगे कि लेंस पे अक्ष पर स्थित वो है ना, आपको इसके बारे में डेरिवेशन करना है तो आप पूरा लिखिए कि ये पतला लेंस है, प्रकाशीय केंद्र ये है, और जो भी चीज है इसके लेंस के पदार्थ का प्रमाण में दोनों तरफ एयर है। आप इसको देखकर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ये वर्ड यूज करें, है ना। कुछ अपने आइडिया से भी अपने मन से लिखेंगे तो आपकी बुक कॉपी चेक करने वाला सोचेगा लड़का अपने मन से लिखा है, हूबहू किसी का रटा हुआ कॉपी नहीं किया है। तो वो आप खुद से बनाइएगा, ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये डेरिवेशन वाला जो नीचे आएगा वो तो सबको करना ही करना है। हम लिखेंगे कि लेंस के अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु, लेंस के अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O, लेंस के अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I पर बनता है, इसके लेंस से बनता है। आप चाहे तो लिखें कि पहले पृष्ठ से I डैश पे बनता है, वो उसके लिए वस्तु का काम करता है, तो दूसरे पृष्ठ से I। तो हम फाइनल लिख दे, लेकिन अभी हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनने की यह क्रिया दो भागों में संपन्न मानी जाती है ना। लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनने की यह क्रिया दो भागों में संपन्न हुई मानी जा सकती है, संपन्न हुई मानी जा सकती है। ठीक है। तो संपन्न दो भागों में संपन्न हुई मानी जा सकती है। ठीक है। पहला क्या है, नंबर एक क्या लिखेंगे। अब है बिंदुवत वस्तु का लेंस के प्रथम तल से, है ना, बिंदुवत वस्तु O का लेंस के प्रथम पृष्ठ। अब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, पहला अलग दूसरा अलग। प्रथम पृष्ठ से बिंदु I डैश पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, I डैश पर प्रतिबिंब बनता है। इस क्रिया के लिए क्या क्या होता है, इस क्रिया के लिए अब देखिए वस्तु की दूरी क्या होगी, u, वस्तु की दूरी u
प्रतिबिंब की दूरी v डैश। देखिए प्रतिबिंब पहले क्या बना है v डैश है ना, और तल की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, और पृष्ठ की तल की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसकी क्या है पहले की r1, तल की वक्रता त्रिज्या क्या r1। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इस तल पे अपवर्तन y से कांच में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम बताते हैं। चलिए तो प्रथम पृष्ठ पर जो अपवर्तन होता है, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन जो है वो देखिए वायु हमने लिया है दोनों तरफ, वायु से कांच में होता है, कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पे कांच में होता है। हमने एक पृष्ठ के गोली पृष्ठ का जो हमने फार्मूला डिराइव किया था उसकी बात करें, वायु से कांच में होता है। तो अपवर्तनांक उसका Na होगा, इसका Ng होगा। अगर हम उसका वो लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे Ng/Na, या इसी को n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक, तो पहला ये है, पहले से किस में जा रही है, दूसरे में होता है। तो हम लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, है ना, इस तल पर, इस पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या अपवर्तन सूत्र था, N2/B N1/U N2 - N1 R। तो देखिए हम N2 अब यहाँ पे क्या माने हुए हैं, Ng V हो गया, और N1 मतलब Na, और U सॉरी यहाँ पे V डैश है ना, V डैश, और देखिए इसको हमने मिल लिया Ng Na और R1। देखिए चिन्ह नहीं देना, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब फ्री है, इसको N1 N2, जैसे ही एयर वाले को N1 N1 या और इसको N2 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी के ऊपर है, कहीं किताबों में जैसे NL इसको माना गया, L मतलब लेंस, और यहाँ इसको NM माना गया, M मतलब मीडियम का, तो NM NL, NM NL। तो हम क्या कर रहे हैं, एयर मीडियम ले रहे हैं, Na मान रहे हैं एयर, और G मतलब कांच है। तो ये हो गया। अब I1 जो है, या I डैश ले लीजिए उसको, I1 या I डैश, I1 है, अरे I डैश ही है, V डैश। अब दूसरी केस क्या है, अब देखिए दूसरे केस में ये पृष्ठ ना होता तो इसके कारण यहाँ प्रतिबिंब बनता ना, तब यही प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए हम लोग मानते हैं कि वस्तु का काम करता है। मतलब I डैश दूसरे तल के लिए वस्तु का काम करता है। यहाँ पे लिखेंगे I डैश दूसरे तल के लिए वस्तु का काम करता है, वस्तु का काम करता है ना, वस्तु का काम करता है, तथा इसके द्वारा प्रतिबिंब तथा इस पृष्ठ द्वारा, यानी कि तथा दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वस्तु की दूरी V डैश होगी ना, प्रतिबिंब की दूरी V, और पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2, यही ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन में क्या है कि अपवर्तन जो हो रहा है वो कांच से एयर में हो रहा है, रेस कांच से एयर में जा रही है, रेस कांच से एयर में जा रही है। तो इसका मतलब अब कांच वाला पहला हो गया
और एयर वाला दूसरा हो गया। तो इसी चीज को अब उलट के रखेंगे, क्योंकि अब देखिए इसमें से इसमें आ रही थी तो हम कांच वाले अपूर्णांक को पहले रखते थे, मीडियम वाले को बाद में। अब कांच से एयर में आ रही है तो एयर को पहले रखेंगे और कांच वाले को बाद में रखेंगे। ठीक है, तो अपवर्तन के सूत्र से, है ना। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दें। तब अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन के अतः सूत्र से दिख रहा है ना, अपवर्तन के सूत्र से। तो अब देखें यहाँ पे होता है N2, तो कहाँ पे लिखेंगे अब Na, और ये हो जाएगा V, और ये हो जाएगा Ng, और यहाँ पे हो जाएगा वस्तु की दूरी V डैश थी, भाई प्रतिबिंब वस्तु की दूरी V डैश हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na माइनस Ng, और ये R2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर ये 2, ठीक, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दें। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़िए। पहला वाला क्या था, Ng और B डैश माइनस Na U था, बराबर G माइनस Na बट्टे R1, सॉरी इसमें ये भी जोड़ना है ना, प्लस Na माइनस B प्लस B माइनस Ng B डैश, और हो जाएगा यहाँ पे Ng Na माइनस R1 प्लस Na माइनस Ng R2। देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यही ना। पहला वाला क्या था, Ng था, Na था, दूसरा वाला क्या था, Na था, और ये उलट जाएगा Ng माइनस V डैश, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ से देखिए Na बटे V माइनस Na बटे U। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बराबर करने के लिए, है ना, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो Ng ये बदल जाएगा, इसीलिए चिन्ह को बाहर ले लेंगे तो Ng इधर हो जाएगा, Na इधर, आई माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ng Na R1 माइनस Ng Na R2, ठीक। अब चलिए, अब क्या करिए, n यहाँ पर भी, यहाँ पे Na कॉमन हो जाएगा, तो 1/b 1/u, और इधर पे ये कॉमन हो जाएगा Ng माइनस Na, अंदर बचेगा 1 माइनस R1 1 R2, फिर उसको इस साइड ले आइए, तो Ng माइनस Na बटे Na R1 माइनस
R2। अब Na से अलग अलग भाग दे देंगे, Na से अलग अलग भाग दे देंगे तो क्या बचेगा। अब ऊपर वाला देखिए मिटा रहे हैं, तो भाग दे देंगे तो क्या बचेगा है 1/V माइनस 1/U, इधर बचेगा Ng/Na माइनस 1 और एक कोष्ठ में बचेगा R1 माइनस R2। ठीक, R1 माइनस R2। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि द्वितीय फोकस दूरी के लिए, यानी कि द्वितीय फोकस दूरी के लिए क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो फोकस से होकर के जाती हैं। तो मान लेते हैं कि अगर वस्तु अनंत पे होगी, कहाँ पे होगी, यानी हम द्वितीय फोकस दूरी के लिए इसमें बात करते हैं, यानी कि द्वितीय फोकस दूरी के लिए वस्तु कहाँ होती, अनंत पे, है ना। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी के लिए, या कहेंगे कि जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पे, है ना। मान लीजिए कि जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है, तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पे बनता है। ये थोड़ा सा कंडीशन लेंगे यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पे ले जाएंगे, जैसे O पे है उसको उठा के ले गए अनंत पे अपना फार्मूला लाने के लिए, तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पे, लेंस के, आपने देखा द्वितीय फोकस की क्या परिभाषा, द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। तो देखिए द्वितीय फोकस पे बनता है तो क्या कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि U अगर इनफाइनाइट हो, इसका मतलब है कि U क्या हो, इनफाइनाइट, तो V बराबर क्या हो जाएगा, F, यही ना भाई। वस्तु अनंत पे चली गई तो वो फोकस पे बनेगा, तो द्वितीय फोकस दूरी के बराबर ही तो प्रतिबिंब हुआ। जैसे ये लेंस है, वस्तु अनंत पे है, तो वहां से समांतर रे जब आएगी तो कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से। तो ये दूरियां क्या कहलाती, प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी ना। तब आप इसमें रखिए, इसको 1/F रख दीजिए, ये समीकरण मान लीजिए 3 है, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट रख दीजिए 0, ये हो जाएगा Ng/Na माइनस 1 और हो जाएगा R1/R2। यानी यहां से अगर देखा जाए तो 1/F बराबर हो गया Ng/Na माइनस 1, यानी N2/N1, 1/R1, 1/R2। ये है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र, इसको कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या फार्मूला, या समीकरण नंबर 4 ले लीजिए इसको। अब देखिए ये लेंस मेकर फार्मूला है जिसके कांस्टेंट अपवर्तनांक पे R1 R2 को हम बदल करके, मतलब इसको फिक्स करके निश्चित फोकस दूरी का हम लोग लेंस मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 की बात करते हैं। तो देखिए इनके बाएं पक्ष बराबर है, देखिए, अरे दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं अपने आप बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, जब दाहिना पक्ष किसी समीकरण के दाएं पक्ष बराबर होते हैं तो जो बाएं होते हैं अपने आप बराबर होते हैं, तो हो जाएगा 1/V 1/U। इसको हम लोग लेंस का सूत्र कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। ठीक है।
अब इस फार्मूले में इसमें F R1 R2 सबको चिन्ह के साथ रखना है। अब देखिए R1 किस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, जिस पृष्ठ पे रे इंसिडेंट करेगी। तो रे किधर वाले पृष्ठ पे इंसिडेंट करती है, मतलब आपतित होती है, बाएं वाले पे आपतित होती है। तो बाएं वाला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 R2 दाएं। अब इनको विथ चिन्ह के साथ रखेंगे, ये सारी चीजों को किसके साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ। उत्तल लेंस होगा तो ये पॉजिटिव, अवतल लेंस होगा तो ये नेगेटिव। यानी उत्तल लेंस के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव। बाएं पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए ये पॉजिटिव और दाएं पृष्ठ के लिए ये क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे बात करें, देखिए अगर आप उत्तल लेंस है, ये बायां पृष्ठ होता है, R1 इधर से नापा जाएगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में नापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। अब बायां पृष्ठ है तो इसकी दूरी इधर से नापी जाएगी, तो बाएं डायरेक्शन में ये नापी गई दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी सूत्र में इसको विद साइन रखना है। अब जो है इस फार्मूले में सारी चीजें साइन के साथ रखना। क्या रखना, विथ साइन रखना, ठीक है। हम इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड सवाल भी लगाएंगे। ऐसा इससे रिलेटेड तो भी लगाएंगे, इससे रिलेटेड भी लगाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड तो आपको हाई स्कूल में बढ़िया से मिल जाएगा, ये नया आया है, इससे रिलेटेड लगाएंगे, ठीक है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन इस पे सारी चीजों को साइन के साथ रखना है, ठीक। चलिए अब हम लोग वो फार्मूला निकालते हैं जब दोनों लेंस के इधर उधर मीडियम अलग अलग हो। तो हम अपवर्तनांक को ऐसे मानेंगे, इधर वाले को हम मान लेंगे n1, कांच वाले को n2, इधर वाले को n3 मानेंगे, ठीक। चलिए अब वो डेरिवेशन करते हैं। सवाल लगाने से पहले क्या क्या करना है उसको हम बता देंगे, किसको साइन के साथ क्या कब रखना है, ठीक है। अब दूसरा केस है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग है। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, ये ठीक है। इसमें हालांकि हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें सारी प्रक्रिया वही है जैसा इसमें है। हम फाइनल केवल लिख देते हैं, ठीक है। ये है पतला लेंस है, सारी कंडीशन वही रहेगी। सी ले लेते हैं या ओ भी ले सकते हैं। इधर का मीडियम का अपवर्तनांक n, इसके मीडियम का अपवर्तनांक n2 और इधर का मीडियम का अपवर्तनांक n3 है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है कि यहाँ से रेस चलेंगी भी, ठीक। पहले पृष्ठ पे आएंगी तो थोड़ा सा झुक जाएंगी, फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ आई डैश पे बनेगा, फिर ये वस्तु का काम करेगा, इसका प्रतिबिंब आई पे बनेगा। ऐसी कंडीशन आएगी इसमें के लिए भी, ठीक है। अब सारी दूरियां इसमें कहाँ से नापना है, प्रकाशिक केंद्र से नापना है। तो हम प्रथम पृष्ठ के लिए और द्वितीय पृष्ठ के लिए जो है इसका वो अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे। अब फिर समीकरण 1 और 2 है, उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए पहले पृष्ठ की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो R2, इसकी जो होगी वो R1 होगी, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या जो है इसकी R1 और R2 है। और ये देखिए ये के लिए जो है
ये बी डैश है और ये बी है और ये क्या है, यू है, और ये यहाँ से यहाँ तक R2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R1 है। ठीक है। तो चलिए अब अपवर्तन का सूत्र लगा लेते हैं, बहुत सिंपल अपवर्तन के सूत्र से। पहले वही सब करेंगे, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। तो देखिए रेस n1 से n2 में जा रही, तो n2 बाद में लिखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पे, और n1 वस्तु की दूरी u, यहाँ लिखेंगे n2 n1, प्रथम पृष्ठ की वक्रता कीजिए r1। उसी तरह से दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए देखिए, अब n2 से n3 में जा रहा है, तो यहाँ n3 लिखेंगे। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी, यहाँ पे n2 लिखेंगे, वो v डैश हो जाएगा, और यहाँ पे n3 माइनस n2 और R2 समीकरण 2 हो जाएगा, यही ना। चलिए हम लेंस पतला है, ये तो आपको पता है कि लेंस पतला है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। चलिए हेडिंग मिटा देते हैं वहां पे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ेंगे। देखिए n2 b डैश प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, हम यहीं से काट दे रहे हैं, और ये माइनस है, n3 इधर रखेंगे, n3 बटे v, और इधर n1 बटे u, इधर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये पहले है ये बाद में है, इधर हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे R1 प्लस n3 माइनस n2 बटे R2। बस यही आ जाएगा, ठीक, ये सूत्र हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब इसमें कंडीशन लगा लेते हैं। एक तरह से ये जनरल सूत्र बन गया, चाहे तो हम इसी को पहले पढ़ाना चाहिए था कि जनरल फार्मूला है, ये क्या है, जनरल सूत्र है। अब इसमें आप कंडीशन लगाए लेंस के प्रथम फोकस के लिए, है ना, लेंस के प्रथम फोकस के लिए। तो लेंस के प्रथम फोकस के लिए क्या होता है, जो u होता है वो f के बराबर होता है। क्यों भाई, वस्तु कहाँ रखी होती है, एक तरह से उसके फोकस पे रखी होती है, ठीक है, या उसको हम पहली फोकस दूरी को f डैश मान लेते हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, v इनफाइनाइट पे बनता है, याद करिए, यानी ये चीज कंडीशन होती है ना। ये वो वस्तु मुखज पे स्थित जहाँ से चलने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन हो जाती है, समांतर हो जाती है मुखज, तो ये फोकस दूरी के ही बराबर होता है, और भी जाके अनंत पे बनता है, ठीक। तो अब यहाँ पे उसको मान रखते हैं, समीकरण, इसको आप 3 मान सकते हैं या 4, चलिए 3। अब यही चीज 3 में रखिए, तो देखिए u की जगह f डैश रखिए, b अनंत यानी n3 इनफाइनाइट, n1 f डैश, और ये तो वही रहेगा n2 n1 R1 प्लस n3 n2 प्लस R2, है ना।
तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस n1 बटे एफ डैश और n2 n1 बटे r1 प्लस n3 n2 बटे r2। चलिए इसको समीकरण 4 मान लेते। अब लेंस के द्वितीय फोकस के लिए ना, लेंस के द्वितीय फोकस के लिए, द्वितीय फोकस के लिए यानी मतलब द्वितीय फोकस दूरी के लिए, ये भी कह सकते हैं। द्वितीय फोकस दूरी कब मिलती है? जब u अनंत पे होता है और v जाके f मिलेगा। अब उसमें रखेंगे तो ये वाला इनफाइनाइट हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा n3f, ठीक है ना, बाकी चीज यही आएगी, n2 n1 r1 प्लस n3 n2 r2। समीकरण 5। आप देखिए समीकरण 5 और 4 की बात करें, 4 5 की, तो देखेंगे कि दाहिने साइड के दोनों पक्ष बराबर है ना। समीकरण 4 और 5 से राइट साइड दोनों के बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगी। अगर n3f बराबर माइनस n1f डैश, ऐसा होगा। ऐसा होगा ना, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप f डैश कर सकते हैं और यहाँ पे आप कर सकते हैं n3 बटे n1 माइनस, आप ये भी कर सकते हैं। या आप इसको लिख सकते हैं f बराबर माइनस n3 बटे n1 f डैश, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं f बराबर 1n3 माइनस f डैश। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि दोनों ओर का मीडियम अगर अलग अलग होगा तो ये फोकस दूरी आपस में बराबर नहीं आएगी, जैसा कि हमने पीछे भी बताया भी था लेंस के लिए कि अगर दोनों ओर की फोकस दूरी, जब हम वो गोली पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र में देख रहे थे कि दोनों पृष्ठ का माध्यम अलग अलग था, तो ये दोनों फोकस दूरी क्या होती थी, अलग अलग आती थी। लेकिन अगर दोनों ओर का मीडियम समान हो जाए तो दोनों ये जो है क्या हो जाएंगे, फोकस दूरी बराबर होंगी लेकिन विपरीत चिन्ह की होंगी। यानी एक का नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगी और एक, वो तो होती है, एक नेगेटिव, प्रथम फोकस दूरी नेगेटिव होती है, द्वितीय पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की बात करें तो। अगर दोनों ओर का माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यानी n1 बराबर n3 हो गया, ताई n1 n3 कट के क्या हो जाएगा 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा माइनस f डैश। ठीक, तो इसका मतलब है कि दोनों फोकस दूरियों के आंकिक मान क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत का मतलब एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी।
अगर दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं तो उनकी फोकल दूरियों का जो अनुपात होगा माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो ये है। चलिए अब चलते हैं लेंस की क्षमता और रेखीय आवर्धन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। फिर उसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का उसके वक्र त्रिज्या अपवर्तनांक पे संबंध और प्लस न्यूमेरिकल, है ना, वो अलग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो चीज है वो थ्योरेटिकल है, आज थ्योरी हो जाए, इसके बाद न्यूमेरिकल अलग से हम लोग बताएंगे, या तो फिर आज यहीं पे करके इसके कुछ सारे न्यूमेरिकल करा देते, तो बात वही है। तो हम सोच रहे हैं थ्योरी अलग हो जाए और उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक, तो चलिए, या तो देखिए दो तरीका है कि एक तरीका ये है कि आपने एक फार्मूले को ड्राइव किया, उस फार्मूले पे आधारित 4-5 सवाल लगा दीजिए, या तो सारे थ्योरी को पढ़ा करके सवाल को अलग से लगा दीजिए। ठीक, तो जैसे कि हम इसको पढ़ाएं, अभी आपके सामने 2 फार्मूले आए, अभी 2 फार्मूले और आएंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको लगा लिया जाएगा। थ्योरी एक जगह हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक जगह हो जाएगा। ठीक न, हालांकि इस पे भी हम चाहे तो सवाल लगवा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो हम वही लेंस पे निर्भरता पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे सवाल भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, अच्छे जो है छांट करके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, बाकी आप अपने से लगाते रहिए। तो अब हम चलते हैं लेंस की क्षमता पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसको P से दिखाया जाता है, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है और कैपिटल D से दिखाया जाता है ना। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है, देखिए लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को या तो बटोरने या फैलाने, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को बटोरने या फैलाने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा संकुचित करने या फैलाने की शक्ति या क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब है कि वो प्रकाश किरणों को कितना अधिक मोड़ देगा उसकी क्षमता उतनी अधिक, या जितना अधिक फैला देगा उसकी क्षमता उतनी अधिक। जैसे उत्तल लेंस क्या है, प्रकाश किरणों को बटोरता है, तो जितना अधिक बटोरेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक। उसी तरह से अवतल लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो जितना अधिक वो फैला देगा उसकी क्षमता उतनी अधिक। तो फैलाने में अवतल लेंस आ जाएगा, बटोरने में उत्तल लेंस आ जाएगा। और ये भी है कि आंकिक रूप से जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है ना। यानी आंकिक रूप में देखा जाए तो P बराबर जो होता है, P प्रोपोर्शनल टू A1/F होता है, ये कह लीजिए एक तरह से, है ना। और P बराबर होता है नियतांक बटे F, यानी क्षमता फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती। तो MKS पद्धति में क्या होता है कि जो नियतांक उसका मान 1 होता है और CGS में उसका मान 100 होता है, और ये फोकल दूरी सेंटीमीटर में होती है। तो MKS में जब नियतांक का मान 1 होता है तो 1/F, यानी तब F मीटर में रहेगा। और CGS में क्या होता है, नियतांक का मान 100 होता है, नियतांक इक्वल टू 100, तो P बराबर हो जाएगा 100, यानी कि हम CGS में ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है,
इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमांक अनुपात में क्यों हुई? क्योंकि देखिए जैसे ये लेंस है, ये इसका अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र O या C जैसे दिखी है ना। सपोज करिए कि जैसे कि ये लेंस है, मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है, समांतर आ रही है या इस तरह से आ रही है, और ये इसको क्या किया, यहां मोड़ दिया। नहीं, हम समांतर रेस की बात करेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा फोकस दूरी समझाना, है ना। जैसे कोई लेंस है, उत्तल लेंस की बात करते हैं, ये पैरेलल रेज आ रही है तो ये यहाँ पे मोड़ दिया। पैरेलल आती है तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। चलिए एक लेंस और लेते हैं जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को जैसे समांतर आ रही है बहुत पहले मोड़ दिया, यानी अब यहाँ से इसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अभी हमने इसकी डिफिनीशन में पढ़ा है कि क्षमता क्या होती है, प्रकाश किरणों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ देना। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि इसका जो है रास्ता ये था, इतना इसमें विचलन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि विचलन जितना अधिक होगा, यानी कि ये क्षमता विचलन के प्रोपोर्शनल समानुपाती होती, जितना अधिक विचलन उतना अधिक क्षमता, जितना अधिक विचलन उतना अधिक क्षमता, जितना अधिक विचलन होती है उतना अधिक क्या होती है, क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पे विचलन मान लो डैश है तो डेल डैश ग्रेटर देन डेल हो गया, है ना। तो इसलिए पावर मान लीजिए अगर इसका पी डैश है तो पी डैश ग्रेटर देन पी, और डिफिनीशन में यही है कि जितना अधिक मोड़ देगी उसकी क्षमता उतना अधिक होगी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात में कैसे हुई, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी इतना थी तो ये कम मुड़ी थी, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कम हो गई तो ये ज्यादा मुड़ गई, यानी इसका विचलन ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्षमता अगर बढ़ी तो फोकस दूरी घटी, क्षमता अगर बढ़ी उसकी तो कौन सी चीज घट गई, फोकस दूरी ना। इसलिए उसकी जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। क्या होती है, और विचलन कोण के क्या होती है, समानुपाते होती है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h माने तो ये भी जैसे h होगा, अगर यहाँ पे ये डेल है तो ये भी डेल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan डेल लिया जाए तो h अपान यहाँ ये f होगा। अगर डेल का मान बहुत छोटा है, डेल क्या है, अगर स्मॉल है तो tan डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, h/f। तो चूंकि जो डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, तो इसे हम लोग पावर भी लिख सकते हैं h/f। अगर मान लीजिए h बराबर 1 हो गया तो p बराबर 1/f। तो यहाँ पे ये वाली जो हाइट है इसको एकांक मान करके इसके पावर की डिफिनीशन दी गई है। या आप ये कह लीजिए कि मुख अक्ष से एकांक मीटर की दूरी पर, मुख अक्ष से एकांक मीटर की दूरी पर आपतित प्रकाश किरणों का जो विचलन होता है, आपतित प्रकाश किरणों का जो विचलन होता है ना, ये मुख अक्ष के एकांक मीटर की दूरी पर स्थित रेस के लिए, प्रकाश किरण के लिए लेंस अपवर्तन के बाद जो विचलन होता है वो लेंस के पावर के बराबर होता है, लेंस के पावर के क्या होता है, बराबर होता है, कि विचलन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने h को अगर 1 रख दिया तो p बराबर 1/f आ गया। तो यहाँ से भी तो साबित हो गया कि पावर उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है।
होता है ना। और हमने फिजिकली भी दिखा दिया कि जैसे जितना अधिक मोड़ेगी फोकस दूरी घट जाएगी। तो विचलन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें ये विचलन वाले इसमें नहीं शामिल करना है, हमने तो इसको दिखा दिया। उस तरह से भी 1/f हो गया, इस तरह से भी। देखिए डेल प्रोपोर्शनल तो p होता है, तो p बराबर h/f, h को 1 मान लिया, है ना। तो फोकस दूरी आंकिक रूप से ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब है कि लेंस के मुख्य अक्ष से एकांक मीटर की दूरी पे आपतित प्रकाश किरण का में होने वाला विचलन, अपवर्तन के बाद होने वाला विचलन ही उसके पावर के बराबर होता है ना, उसकी क्षमता के बराबर होता है। लेकिन हम वो डिफिनेशन लिखेंगे सिंपल कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को संकुचित करने या फैलाने की शक्ति को इसकी क्षमता कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। आंकिक रूप से पावर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। ठीक है, चलिए यही वाली बात हम लोग लिखते हैं। ठीक, चलिए तो हम लिखेंगे किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस पर, हाँ नहीं, किसी लेंस द्वारा होना चाहिए, किसी लेंस द्वारा इस पर आपतित किरणों को संकुचित, मतलब बटोरना, संकुचित करने या फैलाने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक डायोप्टर या डाइऑप्टर होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल D से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, है ना। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आंकिक रूप से किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P प्रोपोर्शनल 1/f। वो हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, यहां से दो केस बनते हैं। अब आएंगे MKS पद्धति की बात करें। जो नियतांक जो होता है वो 1 होता है, तो P बराबर 1/f, जहां इसको मीटर में रखेंगे, क्योंकि MKS पद्धति में दूरी मीटर में ली जाती है। ठीक। CGS पद्धति के लिए नियतांक 100 होता है, 100, तो P बराबर हो जाएगा 100, और फोकस दूरी को उस समय किस में लेंगे? सेमी में, क्योंकि CGS में दूरी क्या होती है? सेंटीमीटर में। CGS में फोकस दूरी क्या होती है? सेंटीमीटर में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब देखिए, हमने पीछे पढ़ाया था कि चिन्ह परिपाटी के देखें तो उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती। तो उसी के आधार पर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, यानी जिसकी फोकल दूरी धनात्मक, जिसे हमने देखा ना P बराबर 1/f, अगर F पॉजिटिव तो P भी पॉजिटिव, अगर F निगेटिव तो P भी निगेटिव। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि फोकल दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है ना। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब मान लीजिए कि दो या दो से अधिक लेंसों के संयोग की क्षमता का सूत्र लिखना है, तो नोट नंबर 1 है, लिखेंगे दो या दो से अधिक लेंसों के संयोग की क्षमता, लेंसों के संयोग की क्षमता, दो या दो से अधिक लेंसों के संयोग की क्षमता को ऐसे लिखा जाता है ना। दो या दो से अधिक लेंसों के संयोग की क्षमता, मान लीजिए P है अगर, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा P1 + P2 + P3, ऐसे ऐसे आता जाएगा। भाई सभी लेंसों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो नेट क्षमता, है संयोग की क्षमता मतलब नेट क्षमता। तो देखिए, अगर सभी उत्तल लेंस आपस में जुड़े हैं तो सारी क्षमताएं जुड़ जाएंगी, अगर सभी अवतल लेंस है तब भी सारी क्षमताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस है ना, आगे भी प्लस माइनस रहेगा क्योंकि इसका निशान होता है। ठीक है, अगर एक उत्तल है और अवतल है तो क्षमताएं आपस में घट जाएंगी। ठीक है, एक मान लीजिए अवतल लेंस है, एक उत्तल है, संयोग करके रखा गया है, तो एक की क्षमता धन एक की क्षमता ऋण होती तो उनका नेट क्षमता आपस में घट के आएगी। लेकिन अगर दोनों उत्तल हैं तो जुड़ जाएगी, दोनों अवतल हैं तब भी जुड़ जाएगी लेकिन निगेटिव रहेगी, और दोनों उत्तल हैं दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन पॉजिटिव रहेगी। अब एक अवतल एक उत्तल है तो कौन किसकी क्षमता ज्यादा है किसकी कम है उस पर चिन्ह डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जहां P1 P2 P3 विभिन्न लेंसों की क्षमताएं, ये लिख सकते हैं कि जहां P1 P2 P3 विभिन्न लेंसों की क्षमताएं हैं, विभिन्न लेंसों की क्षमताएं। सबसे अच्छा सवाल पूछा जाता है, एक डायोप्टर क्षमता किसे कहते हैं, या एक डायोप्टर की परिभाषा, एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा। तो लेंस की क्षमता हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, अगर MKS की बात करें तो। ठीक है, अगर इसमें कह दें कि यदि F बराबर 1 मीटर तो P बराबर क्या हो जाएगा 1D। अतः 1 मीटर फोकल दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अतः 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकल दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती। ठीक है, 1 मीटर फोकल दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। ठीक, तो बहुत सिंपल चीजें हैं।
तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर होती है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही, कोई खास इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल का कुछ न कुछ पढ़ा हुआ चीज़ है। अब हम लोग लेंस के रेखीय आवर्धन से मैग्नीफिकेशन देखेंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का रेखीय आवर्धन क्षमता जिसको कहते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें। चलिए, चलिए अब है लेंस में रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन या लेंस में रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ना, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस का रेखीय आवर्धन या लेंस में रेखीय आवर्धन। तो जैसे दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी पढ़ा था। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दर्पण में तो वही था, तो हमने वहाँ h डैश प्रतिबिंब की लंबाई लिया था, जैसे कि पहले किताबों में I लेता था, और तो हम लेंस के लिए HO नाम रख देते हैं। चलिए, तो लिखेंगे किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके भी कुछ शॉर्टकट फार्मूले हैं जिसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल के वक्त देखेंगे, है ना, कि कैसे हम रेखीय आवर्धन को शॉर्टकट निकालते हैं। ठीक है, सवाल लगाते हुए सारी चीजें इसमें देखेंगे कि कहाँ कैसा चिन्ह का प्रयोग करना है? तो यानी कि रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा, जिसको यम कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम लोग HI कह लेते हैं, वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग HO कह लेते हैं, या आप I/O लिखिए या H डैश बटे H, यानी M बराबर HI, I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो अनुपात है, लेकिन एक सूत्र और है कि m बराबर जो होता है V/U भी होता है, और यही बराबर जो होगा वो HI/HO होता है। लेंस से प्रतिबिंब बनने की क्रिया में, लेंस से प्रतिबिंब बनने की क्रिया में, ठीक, ये होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग थोड़ा सा प्रूफ भी कर देंगे। जाहिर सी बात है, भी जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, U है
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। तो इसको भी जरा सा देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए दर्पण वाले में यहाँ माइनस था, लेकिन लेंस के वाले में यहाँ प्लस रहेगा। सारे फार्मूले दिमाग में रहने चाहिए। चलिए प्रूफ हम सिंपल देखते हैं। ये हमारा लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, और इसका यहाँ पे द्वितीय फोकस है। मान लीजिए इधर कहीं भी वस्तु रखा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं AB। ठीक है, ये C है, और यहाँ से रेस पैरेलल आती हैं, तो कहाँ से होके जाती हैं? फोकस से। दूसरा मान लीजिए C से ले लिया हमने, तो C से होकर जाएंगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे, और यहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे A डैश B डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग U मानते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को मान लेते हैं V, और यहाँ से ये तो फोकस दूरी है ही है, और इसे हम लोग मान लेते हैं HO, और इसे मान लेते हैं HI। ठीक है, अब इसमें दो त्रिभुज ले लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज। एक ठो ले लेते हैं ABC या ACB, तथा समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं A डैश B डैश C, A डैश C B डैश में। इनको समरूप दिखा देते हैं। देखिए समरूप है, ये 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ये वर्टिकल एंगल दोनों बराबर है, और दो एंगल अगर किसी त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तीसरा अपने आप बराबर। तो हमने क्या लिया? ये वाला लिया, इसलिए लिया कि इसमें V मिल जाएगा, इसलिए बड़ा वाला त्रिभुज। इसको इसलिए लिया कि इसमें U मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो इसलिए ये में है ना, आप एंगल A को देखेंगे, एंगल A डैश 90 डिग्री, और इसे 1 और 2 मान लेंगे, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण। तो ये हो गए समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश C। तो भुजाओं में अनुपात बराबर होंगे। तो देखिए इसलिए जो भुजाओं में अनुपात होंगे, मान लीजिए A डैश B डैश हो जाएगा AB, और यह हो जाएगा A डैश C बटे AC। तो A डैश B डैश को हम लोग क्या कहते हैं? HI, और AB को क्या कहते हैं? HO। और यहाँ से हम लोग A डैश C को क्या कहते हैं? V, और SO को क्या कहते हैं? नहीं, देखिए चिन्ह के साथ रखेंगे ना। HI यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि नीचे है। देखिए नीचे वाली दूरियां क्या लिया जाता है? प्लस, अरे माइनस लिया जाता है। मुख्य अक्ष से ऊपर क्या लिया जाता है? प्लस। तो देखिए C से बाएं इसको क्या लिया जाएगा? U, और दाएं क्या लिया जाएगा? प्लस। तो चिन्ह परिपाटी से, है ना, चिन्ह परिपाटी से यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो HI बटे HO बराबर V बटे U, और यही बराबर होता है M। डिफिनीशन यही थी ना, यही बराबर क्या होता है? तो देखिए अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज का मतलब है कि दोनों सीधा होगा। तो वर्चुअल इमेज खाती मतलब आभासी प्रतिबिंब के लिए यम क्या होता है? पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम क्या होता है? नेगेटिव।
आभासी अगर प्रतिबिंब होगा, आभासी और ये वास्तविक, आभासी और ये वास्तविक, ठीक है ना। अभी और भी जब सवाल लगाएंगे तो सारे फार्मूले को कैसे चिन्ह देते हैं, कैसे क्या करते हैं वो भी। एक चीज और है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो इसके लिए यम नेगेटिव, आभासी प्रतिबिंब होगा तो यम पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसा तो हमने दर्पण के लिए भी पढ़ाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक, आभासी के लिए धनात्मक। एक चीज और है कि अगर सवाल में u की वैल्यू पता हो तो यम को हम चिन्ह देंगे, और यदि u का मान ज्ञात ना हो तो यम को कोई चिन्ह नहीं दिया जाता। जब सवाल लगाएंगे तो वहां बताएंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी सवाल लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि u का मान पता हो तो यम को चिन्ह दो, ना पता हो तो ना दो ना। लेकिन हम वहाँ अनुभव करेंगे, एक अंडरस्टूड रहेगा, कि हाँ ऐसा होगा, वहाँ चिन्ह देना है कि नहीं देना अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम यहाँ से या हाई स्कूल से लेके भी समझाएंगे, क्योंकि हमने आप थ्योरी बता दिया। या हम ये करते कि जो हमने फार्मूला डिराइव किया था लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला, वहीं पे रोक करके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा देते, ये भी सही है। या हमने लेंस की क्षमता पढ़ाया, लेंस में रेखीय आवर्धन पढ़ाया, उसको प्रूफ किया, और वो लेंस के दोनों ओर का माध्यम देखा, ये देखा, तो चार चीज़ें कवर हो गई। अब हमें न्यूमेरिकल लगाना है, लेकिन हम कल वाले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ साथ ये देखेंगे कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस के अपवर्तनांक पे, उनकी वक्रता त्रिज्याओं पे कैसे निर्भर करती है। मीडियम के चेंज होने पे फोकस दूरी या लेंस का बिहेवियर कैसा होता है, प्लस इन सारे फार्मूले पे एक एक सवाल, दो सवाल, और फिर हम अच्छे कुछ सवाल भी एनसीईआरटी के या उन किताबों को देखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मुझे आशा है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए आप। मैं उन देखने वाले, मेरे मतलब इस चैनल को देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप किसी के भी चैनल जो भी आप देख रहे हैं कुछ भी उसमें अच्छा लगे तो उस अच्छे, अगर मेरे में कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा लगता होगा, तो जो भी मेरा वीडियो कुछ खराब गए होंगे या पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल नहीं सही होगा तो कुछ तो अच्छे होंगे, तो उस अच्छे के लिए आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। मैं तो बहुत सारे चैनलों को ऐसे ही सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी मेरे वीडियो को देखते होंगे ऑनलाइन, तो प्लीज़ कृपया उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। आपका एक योगदान जो है मुझे अच्छा पेश करने के लिए एक मोटिवेशन है, ताकि मैं इससे और भी अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा कंटेंट दूँ। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और कल के वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।